पूरे 15 दिनों के बाद फाइनली आज मैंने खूब हिम्मत जुटाई और हम मिल रहे हैं। 15 दिन बीत गए। आज क्या कहूँ, मन में इतनी सारी भावनाएं हैं कि शायद उन्हें शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं आप सभी को बता पाऊँ कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। ये 15 दिन ऐसे थे कि न जाने मैं अपने अंदर के कितने डर से लड़ी, कितने ही घबराहट वाले पल महसूस किए, रात रात भर जागती रही। कितनी बार लगा कि सब कैसे होगा, तो खुद को वो दिन भी याद दिलाए जब बिना डरे कुछ अचीव किया था। और सच माने तो लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए कि सोचकर ही डर लगे, ये महसूस हो कि ये होगा कैसे। हेलो, मेरा नाम है जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का समय है और आज महाअष्टमी का दिन है। आज शाम को ही जस्ट हुआ कि चलो वीडियो बनाना है तो बस बनाना है, क्योंकि ये वो काम है जो मुझे सच में अंदर से खुशी देता है। और मैंने न जाने कितनी ही बार सोचा कि मैं इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट मांगता है और मन भी डाइवर्ट करता है। पर ये वो भी वाला काम है जिसे मैं करके सच में दिल से खुश होती हूँ। और हम हमेशा पढ़ भी नहीं सकते, तो जब पढ़ूँगी नहीं तो ये वाला काम कर लूँगी उसी में। महाअष्टमी का दिन है आज, तो मैंने शाम को फिर से नहाया क्योंकि पूजा करना था और फलाहार भी बनाना था। ख़ास तौर से मुझे पपीते का हलवा बनाना था, भोग प्रसाद के लिए भी और सबके लिए भी। पहले मैंने सोचा था ना कि मैं इन 15 दिनों का हर रोज़ का छोटा छोटा वीडियो क्लिप लूँगी, लेकिन यकीन मानिए शुरू के 10 दिन तो कुछ और दिख ही नहीं रहा था, बस हो रहा था कि पढ़ो पढ़ो। और रात में ना मैंने पपीते का हलवा बनाया था, आदू फिर आ गई थी तो उसने साबूदाना की टिक्की बनाई थी। तो आज हम लोग का जो फलाहार था ना वो काफ़ी टेस्टी बना था और पहली बार हमने फलाहार कुछ डिफरेंट बनाया था। नहीं तो हर बार क्या होता था कि आलू फ्राई हो गया थोड़ा बहुत, या सिंघाड़े का हलवा बन गया, या फिर गाजर का हलवा, या मखाने का खीर, साबूदाना खीर बन गया। लेकिन आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम व्रत के समय आदू ने साबूदाने का टिक्की बनाया और चटनी बनाई थी मूंगफली वाली, और मैंने बनाया था पपीते का हलवा। 7 बजे तक आज मैंने अपना रात का खाना कर लिया था और फिर इसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। उस वाले रूम में, जिस रूम में मैं रहती हूँ, वहाँ पर टीवी है, तो सब लोग टीवी देख रहे थे, मम्मी आदू, इसलिए मैं मम्मी वाले कमरे में आ गई पढ़ने के लिए। रात के 12:30 बज चुके हैं अभी, और इधर बीच ना जब से नोटिफिकेशन आया है मुझे नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और रात को हर रोज़ 1:30-2 ऐसे ही बज जाता है सोते सोते। और ये निश्चित है कि यदि हम रात में लेट सोए तो सुबह भी जल्दी नींद नहीं खुलती है। अलार्म 4:30 बजे का लगाया था और एक 5:15 बजे का, कि 4:30 बजे नहीं उठूंगी तो 5:15 बजे तो लास्ट में उठना ही है। 4:30 बजे नींद खुला, मैं उठी थी पर इतनी नींद आ रही थी मैं फिर सो गई। बस 5:15 बजे फिर फाइनली उठना ही था तो उठ गए। उठ करके मैंने नहा लिया क्योंकि आज मुझे ना प्रसाद बनाना था, तो बिना नहाए वो बनेगा नहीं। लेकिन अभी समय था काफ़ी, क्योंकि मम्मी नहा कर आएंगी, इसके बाद ही पूजा करेंगी, उनको तभी चाहिए प्रसाद। तो मेरे पास अभी 1-1.5 घंटे का टाइम था, तो हम तब तक पढ़ लेते हैं, थोड़ा NIOS की रीडिंग कर लेते हैं सुबह सुबह। सिलेबस 1 NIOS का ब्लॉक 3 आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉक सिलेबस फर्स्ट का मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है ना कि फर्स्ट और सेकेंड ब्लॉक जो है वो मैंने इतनी बार रिवाइज़ करा है, ये मेरा 5th बार रिवीजन था। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है NIOS शुरू से पढ़ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब कुछ एकदम फ्रेश सब स्टार्ट हो और मैं अपने नोट्स को फिर से देखूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। क्योंकि हम जब NIOS पढ़ते हैं तब हमें कुछ न कुछ नया पॉइंट तो मिलता ही है, तो इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट करा है। और जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं फिर से मैं ऐड करते जाती हूँ अपने नोट्स में, जो मैंने पहले से बनाए हुए थे फर्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग कर रही थी NIOS की। ब्लॉक 3 का फर्स्ट चैप्टर था प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना। मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ NIOS बुकलेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन पूरा फिनिश आज नहीं हो पाया। 30 से 35 पेजेस का था, जिसमें से कि मुश्किल से मेरा 10 या 11 पेज हुआ होगा। क्योंकि जब हम मीनिंगफुली पढ़ते हैं ना, जब उसे अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए, तो उसमें टाइम लगता है। और साथ में यदि हम नोट्स बनाते हैं तो और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। मुझे लगा अब छत पर चलना चाहिए काम स्टार्ट करने, तो मैंने वहीं पर क्लोज कर दिया और हम आए हैं छत पर। कल अष्टमी थी तो आज सुबह है नवमी, और आज का जो मेन्यू है उसमें है हमें बनाना दोपहर का खाना, नाश्ता और भोग प्रसाद बनाना है, जिसमें रहेगा हलवा, पूरी और चने। पहले डिसाइड हुआ था कि हम भोग प्रसाद बनाएंगे, फिर इसके बाद खाना बनाएंगे, फिर यदि लेट होगा नाश्ते में तो पहले नाश्ता फिर खाना, लेकिन इन सब में तो बहुत टाइम लग जाता।
फिर हमने दिमाग लगाया, प्लानिंग करी और फटाफट से लगे सारे काम फिनिश करने में, ताकि जो हमने टारगेट बनाया है उसी में हमारा गोल अचीव हो जाए। हमारा टारगेट है 2 से ढाई घंटे में सारा काम फिनिश करके वापस से पढ़ाई के लिए बैठना। तो श्री गणेश होता है चने को कुकर में उबालने से, और दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने छौंक दिया था सब्जी दोपहर के खाने के लिए करेला काट करके। इस बीच हमने अपना आटा लगा लिया। चने और करेले की सब्जी दोनों एक ही साथ तैयार हो जाती है। तो कढ़ाई हमारी खाली थी तो कढ़ाई धो करके हमने उसमें चने छौंक दिए, और कुकर खाली हो गया था तो कुकर में दाल चढ़ा दिया। अब बस रह गया था तो पूरी छानने को, हलवा बनाने को और पापा के लिए कुछ रोटियां सेकने को। आज गर्मी इतनी है ना कि नहा करके मैंने वापस से पसीने से नहा लिया है, और अभी लग रहा है मुझे वापस पानी से नहाना ही पड़ेगा। पूरियां छानते छानते मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर रोटियां सेकी और जो प्रसाद की थाली है वो लगा दिया, मम्मी को दे दिया उसे चढ़ाने के लिए। और मम्मी ने चढ़ाया, फिर हमने प्रसाद खाया और नाश्ता हो गया था। धूप आज काफ़ी अच्छी हुई थी, तो कल के गेहूं धो करके रखे थे हमने, तो उसे वापस से आज धूप दिखाना था, तो बाहर में बुरिया वही लेकर के आ रही थी। इसी के साथ मेरे सारे काम समाप्त होते हैं और हम बैठते हैं फाइनली कुछ बातें करने के लिए। हेलो, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। इन 15 दिनों में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स, मैं भी चाह रही थी वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाना, पर मैं क्या बताऊँ, ये 15 दिन काफ़ी टफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कैसे डिसाइड, मतलब ये डिसाइड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। एक टाइम होता है ना जब हमें डिसाइड करना होता है अपनी प्रायोरिटीज़, ये वही वाला मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन होता है जब शुरुआत में हम एडजस्ट करना नहीं सीखते, पर धीरे धीरे हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। फाइनली आज मैंने बिल्कुल प्लानिंग करी कि कैसे मुझे मैनेज करना है अपने टाइम को, ताकि मैं कम से कम उन चीज़ों को ना छोड़ पाऊँ जो मेरे लिए सच में बहुत मायने रखते हैं, जिसे मैं सच में वाकई दिल से करना चाहती हूँ। इन 15 दिनों में मैंने क्या क्या किया, आज मैं वो सब आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और हाँ, पार्ट ए की प्रिपरेशन मैं खुद कैसे कर रही हूँ, मैं ये भी आपके साथ आज शेयर करूँ। तो हम सभी बात करें DSSB PRT की, अपनी जर्नी की। 15 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ प्लान भी करा कि कैसे कैसे अभी मेरा कितना तैयार है और मुझे अब आगे की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। मैं ये समझती हूँ कि हमें सिलेबस पता है अपना DSSB PRT का, पैटर्न एग्जाम का पता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं DSSB PRT हमारा एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड रहता है हमारा क्वेश्चन पेपर। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट रहते हैं 20-20 मार्क्स के, और पार्ट बी भी हमारा जो सब्जेक्ट पेडागॉजी है, जिसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, उसमें भी 5 पार्ट्स डिवाइडेड है। मैंने सोचा कि दोनों की अपनी स्ट्रेटजी मैं एक ही वीडियो में कवर कर, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम लोग सिर्फ पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए की मैं प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, मैं ये आप सभी के साथ आज डिस्कस करूँगी। देखिए, हम सभी को हमारा लेवल पता है, मैं ये अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, क्या पता आपको इससे कुछ हेल्प मिले या फिर आप इसमें कुछ अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं, आपको जैसा अपने लिए सही लगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी रीजनिंग की। मैंने ना सबसे पहले, देखिए, तैयारी करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैंने सबसे पहले PYQ सॉल्व करा। मैंने देखा कि मैं कितना सॉल्व कर पा रही हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि DSSB का हमारे पास सिलेबस नहीं है। पार्ट ए का तो मान लीजिए हमें सब्जेक्ट पता है कि ये सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK है, करंट अफेयर्स है। लेकिन पार्ट बी का कोई सिलेबस नहीं है हमारे पास। और वैसे भी पार्ट ए में हमें टॉपिक दे दिए गए, सब्जेक्ट दे दिए गए, लेकिन उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये हमें तभी पता चलेगा जब हम PYQ देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने PYQ सॉल्व करा। रीजनिंग के मेरे मतलब सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जा रहे थे। तो अब रीजनिंग की मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि मैं जो टॉपिक में मैं कहीं फंस रही हूँ PYQ में, वो टॉपिक मैं अच्छे से क्लियर करूँ और हर रोज़ रीजनिंग के PYQ सॉल्व करूँ। SSC के सबसे अच्छे कहे जाते हैं, SSC के प्री एग्ज़ाम के, जो सीजल प्री एग्ज़ाम होता है या MTS CHSL का जो एग्ज़ाम होता है, हम उसके क्वेश्चन उठा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास एक बुक भी है, ये वाली SSC की PYQ बुक भी है। इसमें सारे SSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। या फिर हमें DSSB के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग की मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी। आप भी एक बार ज़रूर से PYQ सॉल्व करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट अच्छा कर ले जा रही हूँ तो इसका मतलब मेरा वो तैयार है, बस हमें इसे प्रैक्टिस की नीड है, और वो टॉपिक हमें क्लियर करना है जिस टॉपिक में हम अटक रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, हिंदी, इंग्लिश हो, GK हो या फिर रीजनिंग। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैंने कोई इस बार बैच नहीं लिया है, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। यदि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट फंसता है तो यूट्यूब पर सर्च करना है और वो टॉपिक क्लियर करना है, इसके बाद हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग के लिए ये मेरी स्ट्रेटजी है।
हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में भी मेरे, जब मैं PYQ सॉल्व कर रही थी तो मेरे 16-17 मार्क्स बन रहे थे, तो इसका मतलब है कि हिंदी भी मेरा तैयार। ग्रामर में भी मुझे कुछ 1-2 पॉइंट नहीं क्लियर था, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मुझे ग्रामर का ये पॉइंट पढ़ना है, उसे क्लियर करना है, बाकी तो हिंदी मेरी तैयार है। तो हिंदी और रीजनिंग ये मैंने PYQ देख करके समझ लिया कि मेरा इतना तैयार है, और ये कुछ टॉपिक है जो कि मुझे नहीं तैयार है। हिंदी के लिए मेरे पास एक ये बुक भी है आदित्य पब्लिकेशन की, आप ये बुक भी ले सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, और वर्ड्स भी ढेर सारे दिए हुए हैं, चाहे वो विलोम शब्दों पर है, वाची हो या फिर समानार्थी शब्दों, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें ढेर सारे वर्ड्स भी मिल जाएंगे। या फिर यूट्यूब पर ग्रामर के लिए मतलब इतने सारे टीचर्स हैं, आप कोई भी टॉपिक लिख करके सर्च कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में ऐसी तैयारी शुरू करी थी पिछले 2023 में, लेकिन हाँ, DTPSB का जब मैंने बैच लिया था करियर बिल पर, तो वहाँ पर भी अरुण सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाया था, तो वहाँ से भी मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई थी, मेरे नोट्स बन गए। इंग्लिश और मैथ्स की बात करते हैं। इंग्लिश और मैथ्स तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि यदि हमने किसी से पढ़ लिया ना, तो पढ़ने के बाद ही काम ख़त्म नहीं हो जाता है। पढ़ने के बाद हम जब तक उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते, तब तक वो हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। वरना हम क्लास देखते हैं, क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर जब हम क्लास के बाद अपने से कोई क्वेश्चन चलते हैं नया सॉल्व करने के लिए, तो फिर वहाँ पर हमारे कई सारे डाउट्स आने लगते हैं, और वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता कई बार। तो हमारा इंग्लिश और मैथ्स में जितना अधिक प्रैक्टिस होगा, उतना ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है और कॉम्प्रीहेंशन है। हिंदी में भी ऐसा ही कुछ समझिए, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और आपका वोकैबुलरी। हिंदी की तो हमने बात कर ली है, उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन भी आता है 5 मार्क्स का, वो इतना ईजी होता है कि हम उसके लिए यदि कुछ ना करें तब भी हमारा ईजिली हो जाएगा। PYQ या फिर हम सॉल्व कर ले, ये समझ ले कि हाँ, अगर कॉम्प्रीहेंशन दे रहा है तो उससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो वो तो हमारा PYQ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या करता है ना, कॉम्प्रीहेंशन में कुछ वर्ड्स भी दे देता है, जैसे सिनोनिम पूछ लिया, कोई वर्ड दे दिया। और सिर्फ वर्ड्स का कॉम्प्रीहेंशन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, हमारा जो 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें 7 से 8 मार्क्स हमारे वर्ड पावर से होते हैं, वोकैबुलरी से, जिसमें कि 2 से 3 नंबर तो सिनोनिम एंटोनिम्स रहता है, 2 PQRS आना तय है, 2 ईडियम फ्रेज आना तय है, और 1-2 आपको OWS देखने को मिल जाता है। इसीलिए वर्ड को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम नीतू मैम की बुक भी ले सकते हैं, जो वॉल्यूम 1 है ग्रामर की, या फिर रानी मैम ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करा के रखा हुआ है, A to Z। उन्होंने ईडियम्स कराए हुए हैं, OWS कराए हुए हैं, वर्ड सारे एंटोनिम्स सिनोनिम सब कराए हुए हैं उन्होंने, हम वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने तो A to Z सीरीज़ जो उनकी है वोकैबुलरी वाली, सिनोनिम एंटोनिम वाली, मैंने वो वहीं से कंप्लीट करी है। अभी ईडियम फ्रेजेस और मुझे OWS भी वहाँ से कंप्लीट करना। जब मैंने बैच लिया था ना 2023 में, तो वहाँ से मुझे एक PDF मिली वोकैबुलरी की सारे टॉपिक के, तो वो भी मेरे पास है। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो वही 7 से 8 नंबर पूछा जाता है, तो उसे करने के लिए यूट्यूब पर सबसे अच्छा सोर्स रानी मैम का है। उन्होंने सब कुछ कवर कराया हुआ है, उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट है, उसमें सारा उन्होंने कराया हुआ है, और बिल्कुल बेसिक से कराया है। सबसे पहले उन्होंने फ्रेजेस के बारे में बताया, क्लॉज के बारे में बताया है, पार्ट ऑफ स्पीच सारा उन्होंने कवर। मुझे यूट्यूब पर सबसे अच्छा रानी मैम का ही लगता है, और मैंने बहुत पहले उत्कर्ष क्लासेस पर एक रवि मौर्य सर, मैंने बहुत पहले उन्हीं से पूरी ग्रामर अपनी कंप्लीट करी थी। यहाँ तक कि मैंने जो बैच लिया था, मैंने वहाँ पर भी अपनी इंग्लिश की क्लासेस नहीं करी थी, क्योंकि रवि मौर्य सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया था कि मुझे फिर नेसेसरी नहीं लगा कि मैं कहीं और से ग्रामर अपनी कंप्लीट करूँ, बस प्रैक्टिस करना बस रह जाता है। तो आप भी ज़रूर देखिएगा, या तो रानी मैम या फिर रवि मौर्य सर। रानी मैम का ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि रानी मैम ने ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, फ्रेजेस बताए हैं, सेंटेंस पूरा फॉर्मेशन बताया है, इसके बाद उन्होंने क्लॉजेस बताए हैं, तो आपका ना वहाँ से बहुत अच्छा बेसिक बनेगा। और एक जो कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एग्जाम में हमारे, वो भी हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप रानी मैम का ज़रूर से देखिएगा। ये रही इंग्लिश की बात। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए मुझे सबसे अच्छे आदित्य रंजन सर लगते हैं, और मैंने आपको तो बहुत बार बताया, मैंने अपना पूरा मैथ्स उन्हीं के साथ कवर किया है, और सर पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाते हैं। हाँ, वो SSC स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमें उनके क्लासेस भी वैसे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना थोड़े हार्ड वाले, वो हमारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे यदि हम उनसे पढ़ते हैं मैथ्स। तो हमारा जो एग्ज़ाम है ऐसा है ना कि हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। यदि हमारा कुछ वीकनेस है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यदि हम मानिए कि 20 नंबर में पूछा जा रहा है और यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे, फिर भी हमें इतना तो करना ही चाहिए कि उससे हमें कोई नुकसान ना हो। हमारा यदि हम वहाँ पे कुछ छोड़े तो हमारा भरपाई कहीं और से हो जाए, इतना हमें लेकर के चलना पड़ेगा। हम यदि कुछ छोड़ ही रहे हैं तो इतना हमारे अंदर हो कि हम उसकी भरपाई कहीं और से कर लें, तभी हम कुछ छोड़े, ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं GK GS की। इतना बड़ा ये टॉपिक है कि चैलेंजिंग है इसे तैयार करना। मैंने अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हाँ, जो मैंने बैच लिया था उससे मेरे नोट्स कुछ तैयार हैं, लेकिन अभी तो पूरा फोकस मेरा 80 नंबर का पार्ट A और 100 नंबर का पार्ट B पर है। GK GS में मैं इतना ज़रूर करूँगी कि जो
PYQs हैं उनको देख करके जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको लिखना और उनको फिर तैयार करना। और करंट अफेयर्स तो मान लीजिए 1 साल का या 7-8 महीने का तो हमें तैयार करके जाना ही पड़ेगा। करंट अफेयर काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछा जाता है, 6 से 7 नंबर करंट अफेयर से ही रहते हैं 20 में। तो ये थी मेरी पूरी पार्ट ए की स्ट्रेटजी, जो अभी तक मैंने जितना सोचा है, जो मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट भी कर दिया है। यदि इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आप सभी के साथ बीच बीच में वीडियोस के माध्यम से ज़रूर शेयर करती रहूँगी। बिना टेंशन के हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँची है, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर से करिएगा। ऐसा नहीं है कि आज तक किसी ने DSSB एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, किसी की जॉब नहीं लगी। अपने आज को हमें अपने कल से कंपेयर नहीं करना है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में पार्ट बी के अपने पूरे स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।